दोस्तों, हमारा सौरमंडल एक अद्भुत जगह है। सौरमंडल की दुनिया अरबों किलोमीटर में फैली हुई, जिसके केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है। सौरमंडल की प्रत्येक ऑब्जेक्ट इस स्टार के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें कुछ स्थलीय तो कुछ गैसीय ग्रह हैं, जिनमें से एक पर जीवन संभव है। यह वही ग्रह है जिस पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। कुछ विशाल बाहरी ग्रह गैस और बर्फ से ढके हुए हैं। यह ग्रह अपने आप में एक छोटा सौरमंडल बनाते हैं, जिनके पास खुद के मून और छल्ले हैं। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और प्लूटो व सेरेस जैसे जटिल बौने ग्रह भी मौजूद है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ? आखिर ये अस्तित्व में कैसे आया? आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सौरमंडल के जन्म से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सौरमंडल क्या है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अलावा सौरमंडल में ग्रहों के उपग्रह भी है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड भी मौजूद है। सूर्य सौरमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है, जिसके कारण यह सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, सूर्य का निकटतम ज्ञात तारा मैक्सिमस सेंचुरी नामक एक लाल बौना तारा है, जो कि सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। एक स्पष्ट रात में दिखाई देने वाला स्थानीय तारों के साथ पूरा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। 200 अरब सितारों से बनी एक सर्पिल डिस्क, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा के पास 2 छोटी आकाशगंगा मौजूद है, जो इसकी परिक्रमा करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देती है। इन्हें लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के निकटतम सबसे बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह मिल्की वे की तरह एक सर्पिल आकाशगंगा है, लेकिन मिल्की वे से 4 गुना विशाल और 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा, जो ज्ञात अरबों आकाशगंगाओं में से एक है, यह अंतरिक्ष के माध्यम से लगातार यात्रा कर रही है। सौरमंडल के ग्रह और उनके अधिकांश उपग्रह और सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में लगभग गोलाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सूर्य के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से नीचे देखने पर ग्रह वामाव्रत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा उसी तल में या उसके निकट करते हैं, जिसे अंडाकार कक्षा कहते हैं। दोस्तों, प्लूटो एक अलग प्रकार का ग्रह है, जिसमें इसकी कक्षा सबसे अधिक झुकी हुई है और सभी ग्रहों में सबसे अधिक अंडाकार है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सौरमंडल क्या है। अब हम सौरमंडल की संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य में सौरमंडल के सभी पदार्थों का 99.85% हिस्सा है, यानी सूर्य में सौरमंडल का 99.85% पदार्थ समाया हुआ है। जिन ग्रहों ने सूर्य को बनाने वाली सामग्री की एक ही डिस्क से संघनित किया है, उनमें सौरमंडल का द्रव्यमान केवल 0.135% हिस्सा है। बृहस्पति का संयुक्त रूप से अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान का 2 गुने से अधिक है। शेष 0.015% पदार्थ ग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और अंतर्ग्रहीय माध्यम से उपग्रहों का निर्माण करते हैं। हमारे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का वितरण कुछ इस प्रकार है: सूर्य में 99.85%, ग्रहों में 0.0135%, धूमकेतु में 0.01%, उपग्रहों में 0.00005%, लघु ग्रहों में 0.0000002%, उल्कापिंडों में 0.0000001% और अंतर्ग्रह माध्यम में 0.0000001%। दोस्तों, आयतन के हिसाब से सौरमंडल एक खाली शून्य प्रतीत होता है। शून्यता से दूर अंतरिक्ष के इस निर्वात में अंतर्ग्रह माध्यम शामिल है। इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप और कम से कम 2 भौतिक घटक शामिल है: इंटरप्लेनेटरी डस्ट और इंटरप्लेनेटरी गैस। दोस्तों, अब इंटरप्लेनेटरी डस्ट और इंटरप्लेनेटरी गैस में अंतर को समझते हैं। दोस्तों, इंटरप्लेनेटरी डस्ट में सूक्ष्म ठोस कण होते हैं और इंटरप्लेनेटरी गैस में गैस और अवशोषित कण का एक प्रवाह होता है, जिसमें ज्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे प्लाज्मा भी कहा जाता है, जो सूर्य से निकलते हैं। इस कारण इन्हें सौर हवा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य और सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल के बादल के सघन से हुई थी, जैसा कि अक्सर हमारे आकाशगंगा में देखा जाता है। इस बादल को नेबुला के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले एक इसी नेबुला ढहने से शुरू हुआ था। इस बादल का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में एकत्रित हो गया, जिसे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि बाकी पदार्थ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में चपटा हो गया, जिसमें से ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और जबकि बाकी पदार्थ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में चपटा हो गया, जिनमें से ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र और अन्य छोटे सौरमंडल के पिंड बने। नेबुलर प्रकलन के रूप में जाने जाने वाला यह मॉडल पहली बार 18वीं शताब्दी में इमानुएल स्वीडनबर्ग, इमैनुअल कोर और वियर साइमन लार्लाइस द्वारा दिया गया था। इसके बाद विकास ने
खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, भौतिक और ग्रह विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक विषय को आपस में जोड़ा। 1950 के दशक में अंतरिक्ष की शुरुआत और 1990 के दशक में एक्स्ट्रा सोलर ग्रह की खोज के बाद इस मॉडल को चुनौती दी गई। सौर मंडल अपने प्रारंभिक गठन के बाद से काफी विकसित हुआ। कई चंद्रमा अपने मूल ग्रहों के चारों ओर गैस और धूल की चकदार डिस्क से बने हैं, जबकि अन्य चंद्रमा स्वतंत्र रूप से बने हैं। फिर बाद में उनके ग्रह द्वारा अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में इनको स्थापित कर लिया गया। इसके अलावा पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का एक ही हिस्सा है, जो कि बड़ी टक्कर के कारण पृथ्वी से अलग हुआ था। पिंडों के बीच टकराव आज भी लगातार जारी है और सौर मंडल के विकास का केंद्र रहा है। ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों की स्थिति बदल गई हो। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना के बाद ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के बहुत बाद बना। बिग बैंग की घटना होने के बाद धूल और गैस के कण अंतरिक्ष में तैरने लगे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक विशाल रूप धारण किया। यह बादल हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता था, जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन था। इसके अलावा इसमें कुछ हीलियम और पहले के स्टार्स द्वारा बनाए गए भारी तत्व थे। इसके अगले 100,000 वर्षों में यह बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गर्म होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह बादल धीरे धीरे ढहने लगा। इस घटना ने बहुत से प्रोटो स्टार का निर्माण किया, जिसमें से एक हमारा सूर्य था। यह हमारा नया सूर्य 50 मिलियन वर्षों तक पदार्थ जमा करता रहा। फिर एक बिंदु पर आकर तापमान और कोर में दबाव इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होने लगा और फिर सूर्य से प्रकाश चमकने लगा। यह पहला समय था जब हमारा सूर्य पहली बार चमका था। सूरज के अंदर होने वाली हाइड्रोजन संलयन में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने लगी और इस युवा तारे को स्थिर कर दिया। फिर सूर्य ने अपने जीवन के सबसे लंबे चरण में प्रवेश किया और यह मुख्यतः अनुक्रम तारा बन गया। यह आज भी इसी चरण में है और लगभग अरबों वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। सूर्य के जन्म के समय जब यह हाइड्रोजन का संलयन शुरू करने के लिए पदार्थ एकत्रित कर रहा था, तो उस समय इसके चारों ओर एक डिस्क ने जन्म लिया। यह डिस्क धूल के छोटे कणों से मिलकर बनी थी। ये कण आपस में टकराते और एक दूसरे से चिपक जाते थे। समय के साथ इन कणों ने सैकड़ों मीटर लंबी और चौड़ी ऑब्जेक्ट्स का निर्माण किया। यह प्रक्रिया कई हजार वर्षों तक जारी रहा, जिससे किलोमीटर के आकार की वस्तुएं इतनी बड़ी बन गई कि वे अब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होने लगी। यह प्रक्रिया कई हजार वर्षों तक जारी रहा, जिससे कई किलोमीटर के आकार की वस्तुएं इतनी बड़ी बन गई कि वे एक दूसरे को अपने गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित करने लगे। इससे अधिक टकराव और अभिवृद्धि हुई, जिससे 10 लाख के भी कम वर्षों में चंद्रमा के आकार के प्रोटो प्लेनेट बन गए। हालांकि यह टकराव काफी धीमा था, अन्यथा ग्रह आपस में टकराकर चकनाचूर हो जाते। दोस्तों, आंतरिक ग्रह का निर्माण से पहले आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। दोस्तों, आंतरिक ग्रह वैसे ग्रह को कहा जाता है जिनका स्थलीय ठोस हो, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह का निर्माण सौर डिस्क के भीतरी गर्म भाग में ग्रह मुख्य रूप से चट्टाने और धातुओं से विकसित हुए, क्योंकि डिस्क के भीतर यह पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थों के लिए बहुत गर्म था। फिर ये सभी प्रोटो प्लेनेट आपस में 100 मिलियन वर्षों तक आंतरिक सौर मंडल में टकराए और एकत्रित हो गए। यह घटना तब तक हुई जब तक कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे पिंड न बन गए हों। इस तरह से आंतरिक ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर इन ग्रहों ने अपनी कक्षा में मौजूद मलबे को अपने अंदर समाहित कर इसे पूरी तरह से साफ कर दिया। इस तरह से आंतरिक ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर इन ग्रहों ने अपनी कक्षा में मौजूद मलबे को अपने अंदर समाहित कर इसे पूरी तरह साफ कर दिया। आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रहों की तरह बड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मांड में उपलब्ध चट्टानों और धातुओं का प्रतिशत हाइड्रोजन, हीलियम और पानी का वर्ग जैसे वाष्पशील की तुलना में कम था। यानी जो ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम और पानी से बने वो विशाल थे और जो बाकी पदार्थों से बने वो छोटे थे। इसके अलावा सूर्य ने ऊर्जा और कणों का एक स्थिर धारा में भेजा, जिसे तारकीय हवा कहा जाता है। ये हवाएं इतनी तेज साबित हुई कि इन्होंने सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रहों की अधिकांश गैस को उड़ा दिया, जिससे वे छोटे रह गए। केवल उनके चट्टाने और धातुएं बरकरार रहे, इसलिए उन्हें चट्टानी या स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जबकि चारों और बाहरी ग्रह सूर्य से इतने दूर थे कि इसके द्वारा अपनी बर्फ और गैसों को नहीं उड़ा सकते। वे केवल एक छोटे चट्टान के कोर के साथ गैसीय बने रहे। इसी समय के बाद मंगल के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसके अलावा शायद बुध के भी किसी अन्य ग्रह के साथ उच्च गति से टक्कर हुई हो, जिसने बुध की बाहरी परत को खत्म कर दिया। परिणाम स्वरूप मलबा चंद्रमा बनने के बजाय अंतरिक्ष से फैल गया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सौर मंडल की उत्पत्ति से लेकर आंतरिक ग्रहों के निर्माण तक की प्रक्रिया को समझा है। अगले वीडियो में हम बाहरी ग्रहों का निर्माण, एस्टेरॉयड बेल्ट, पृथ्वी की स्थितियां और प्लूटो के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।